हेलो डियर लर्नर्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सेंटेंस के अंदर जो फंक्शनल प्लेसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब दैट इज फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बहुत डिटेल्स हमने सीखा था कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इनके बीच में हमने कुछ और भी बातें सीखी थी, जैसे कि जेरंड और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल वगैरह कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। इसके अलावा हमने देखा क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स वगैरह भी हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ के आधार पर यानी पर्पस के आधार पर हमने देखी। फिर हमने देखा कि हम लोग सेंटेंस को अगर स्ट्रक्चर करें, बनाएं, तो वो कितने तरह की होती हैं। ये भी चीज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख ली। तो वो जो चैप्टर था वो एक सेंटेंस के अंदर के जो स्पेसेस थे, मतलब प्लेस थे, कि इस सेंटेंस में जो प्लेस हैं वहाँ पे हम शब्दों को रख सकते हैं, वो प्लेस कैसे काम करते हैं, उनके मैकेनिक्स क्या हैं, उनमें कैसे शब्दों को रखा जा सकता है, मतलब किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले शब्दों को रखा जा सकता है। मोटी मोटी ये बात थी कि आप एक सेंटेंस को समझ सकें कि उसके प्लेसेस क्या क्या हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि अंग्रेजी जो है ना वो एक एनालिटिकल लैंग्वेज है और हिंदी जो है वो सिंथेटिक है। अच्छा, अंतर क्या था ये भी मैंने समझाया था कि एनालिटिकल लैंग्वेज जो होती है, अब मैं थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइंड करता हूँ चीज़ों को ताकि आपको थोड़ा सा और बेसिक समझ में आए। देखिए, होता क्या है कि जैसे कोई लैंग्वेज विकसित होती है, डेवलप होती है, तो उसके दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज शुरू करी गई, तो उसके दो तरीके होंगे। या तो लैंग्वेज अपने शब्दों को खुद बनाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि हिंदी का एक शब्द है ट्रेन। आपको पता है ट्रेन मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो अब ये ट्रेन जो शब्द है, क्या हिंदी ने बनाया है या किसी और भाषा से उधार लिया है? तो आप कहोगे नहीं, हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में एज इट इज हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से इसका ये मतलब हुआ कि कुछ भाषा जो होती है वो अपने शब्दों को बनाती नहीं है और कुछ भाषा अपने शब्दों को बनाने पे काम करती है। तो ये दो तरीके हो गए कि जैसे भाषा डेवलप हुई, तो भाषा को डेवलप होने का मतलब कि भाषा जैसे भी बढ़ेगी तो शब्दों के माध्यम से ही बढ़ेगी। शब्द जैसे बनेंगे वैसे ही भाषा बढ़ेगी। तो दो तरीके होते हैं, या तो शब्दों को बना लिया जाए या शब्दों को उधार ले लिया जाए। तो अंग्रेजी के केस में ऐसा हुआ, शुरुआत में तो शब्द बनाए ही गए, लेकिन बाद में जो भी, जैसे आप 12th क्लास के अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि स्कैंडिनेवियन या वाइकिंग्स या नॉर्मन्स ये सब आक्रमण करते रहे थे इंग्लैंड पे। तो हुआ क्या था कि इंग्लैंड, इनके आक्रमण की वजह से वहाँ के अंग्रेजी भाषा में ये, जैसे फ्रेंच के शब्द आ गए, लैटिन के शब्द आ गए, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज के शब्द आ गए, और इसके बाद भी इंग्लिश भाषा जो है ना वो विश्व में फैली। और फैली तो उसका एक बढ़िया फीचर रहा कि वो विश्व के जो भी भाषा उसके साथ मिले उनके शब्दों को अपने साथ लाती गई। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि अंग्रेजी में शब्दों के बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कम पड़ गई। लेकिन अब जब शब्द नहीं बन रहे होते हैं, आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं संस्कृत का, आप संस्कृत में देखेंगे संस्कृत के सभी शब्द खुद संस्कृत बनाती है। उसके भाषा में ऐसा है कि वो बनाएगी, वो किसी दूसरे भाषा के शब्दों को नहीं लेगी। इसका ये मतलब समझ रहे हैं आप कि संस्कृत का पूरा जो ग्रामर डेवलप हुआ वो शब्दों को बनाने के आधार पे ही डेवलप हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मोटी मोटी दो बातें समझनी है। या तो आप शब्दों को बनाएंगे या शब्दों को उधार लेंगे। अगर आप शब्दों को बनाएंगे तो आपकी सारी एनर्जी शब्दों को बनाने में ही खत्म हो जाएगी। तो आप वाक्य बनाने पर ध्यान नहीं देंगे। तो संस्कृत में आप देखेंगे कि वाक्य बनाने के नियम बड़े सरल हैं, उनमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि वाक्य ऐसे ही बनाए जाएंगे। आप आगे पीछे कैसे भी शब्दों को लिख सकते हैं। अच्छा, यही फीचर कहीं ना कहीं हिंदी में भी
हालांकि हिंदी ने शब्दों को उधार जरूर लिया कुछ, लेकिन हिंदी में भी यही फीचर है कि उसके शब्दों को भी इधर उधर कर लें तब भी सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी ने अपने शब्दों को उधार लिया, इस वजह से उसने अपनी एनर्जी बचाई शब्दों को बनाने में। तो वो एनर्जी कहाँ लग गई? वाक्य को बनाने में। तो एक तरह से हम ये कहें, अगर शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को इन्फ्लेक्शन कहें या मोर्फोलॉजी कहें, और वाक्य बनाने की प्रक्रिया को सिंटेक्स कहें, तो जिस भाषा में मोर्फोलॉजी या इन्फ्लेक्शन ज़्यादा होते हैं उनको हम सिंथेटिक लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत। लेकिन जिस भाषा में मोर्फोलॉजी कम और इन्फ्लेक्शन कम होते हैं लेकिन वाक्य बनाने की प्रक्रिया बड़ा रिजिड हो जाती है, मतलब वाक्य में आप शब्दों को इधर उधर हिलाएंगे तो या तो मीनिंग आएगी ही नहीं, या मीनिंग आएगी भी तो बहुत ही बकवास मीनिंग आएगी। तो इसे जो इस तरह की भाषा जो होती है उसको एनालिटिकल बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने पहली चैप्टर में ये बात आपको क्यों समझाई कि सेंटेंस के अंदर जो प्लेसेस होते हैं उनको जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजी एक एनालिटिकल लैंग्वेज है, उसके सारे नियम ज़्यादातर फोकस्ड हैं सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में। अच्छा, सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया मतलब अगर आप सेंटेंस को बनाने बैठेंगे और उसके नियम को रिजिड कर देंगे, यानी ऐसा नियम बना देंगे कि वो हिल ना पाए, इसका मतलब है कि उसमें आप प्लेस यानी कि स्थानों को भी फिक्स कर रहे होंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में स्थानों को पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं उनको फंक्शन के आधार पर यानी उनके कार्य के आधार पे हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या है इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आगे की क्लास शुरुआत करूँगा। अब एट्रीब्यूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक आम है, वो पका हुआ है, तो एट्रीब्यूट क्या हो सकता है उसका कि उसका कलर थोड़ा सा येलोइश होगा, मतलब पीला कलर का होगा थोड़ा सा। इसके अलावा उससे सुगंध आ रही होगी, ठीक है। तो ये उसके एट्रीब्यूट माने कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण, जिसको देख करके, है ना, या जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो कहाँ जाने वाला है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वाइट सा पाउडर है आपके सामने रखा हुआ है, हमने कहा कि इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये मीठा लगेगा, तो फिर आपका इस्तेमाल क्या होगा, आप उस आधार पर ये जज करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम खीर में करेंगे, न कि आप चिकन बना रहे हैं उस पाउडर को डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने उसके एट्रीब्यूट्स जान लिए। तो शब्दों को अगर हम एट्रीब्यूट्स जानते हैं, है ना, तो हमें उन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है। तो अगली चैप्टर जो हमारी होने वाली है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होने वाली है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम तभी पहुंचेंगे जब हम उनके एट्रीब्यूट्स को समझ लेंगे। तो शुरुआत में कुछ क्लासेस, हमको लगता है कि 6, 7, 8 क्लासेस होंगी एट्रीब्यूट्स पे, हम लोग डिटेल में एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे और इस चक्कर में आपके बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे पर्सन, नंबर, जेंडर, है ना, केस, बहुत सारे चैप्टर आपको क्लियर होने वाले हैं। हम लोग बाकायदा एक एक चैप्टर को बड़ी ही सावधानी से पढ़ेंगे। अच्छा, आपको कभी ये लग सकता है कि ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसे चैप्टर हैं जैसे आपको पर्सन कह दें, केस कह दें, नंबर कह दें, जेंडर कह दें, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो चैप्टर्स हैं इनसे तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा मीथ है, ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं वर्म है आपका, कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि कोई हायर डिग्री का कोई ग्रामर होता है वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस बेसिक से ही पूछे जाते हैं। बेसिक्स होता भी क्या है, फंडामेंटल्स होते क्या है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वही तो बेसिक्स हैं, वही तो हमारे फंडामेंटल्स हैं जो हमें समझ में आ रही है। तो अभी जो हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक भाषा की तरफ पढ़ रहे हैं हम लोग, कि उसकी भाषा की बारीकियां सीख रहे हैं ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें सहूलियत मिले और हमें आगे पढ़ने में सहूलियत मिले। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर, वो अब तक आपके जो ट्रेडिशनल पढ़ाने के तरीके हैं उनसे अलग हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अंग्रेजी पे बहुत रिसर्च करा,
बहुत सारी किताबें पढ़ी। इवन मैंने खुद से लगभग 4-5 किताबें लिख भी दी। इनमें से कुछ किताबें तो रेनाउंड कोचिंग सेंटर्स में भी चलती हैं। तो इस जर्नी के अ, अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका है ना, ये जिस ढंग से हमारी किताबें डिज़ाइन्ड है, जिस ढंग से हमें पढ़ाया जा रहा है, एक हद तक तो अंग्रेजी से हमारी जान-पहचान करवा सकती है। लेकिन अंग्रेजी को डिटेल में समझने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, इसके लिए मैं पिछले क्लास में सॉरी भी बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या करूँ, ऐसा हो ही रहा है। ये मेरी अपनी व्यस्तता है और मेरी अपनी रूटीन का वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाना है और इसके लिए मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ कि मैं क्या करूँ? मैंने वादा तो किया था, लेकिन ये पूरा हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मैं एक बार मैं कितना भी गिरूँ, लेकिन खड़ा होऊँगा और अपनी प्रॉमिस को पूरा करूँगा। और मैं ये आपसे फिर कहता हूँ कि अगर इस बार क्लास शुरू हुई है, तो हमारी क्लासेस बंद नहीं होगी। हालाँकि भले ही मैं क्लासेस को छोटा कर दूँ, कम पढ़ाऊँ, जिस दिन बहुत ज़रूरी हो, लेकिन क्लासेस बंद नहीं होंगी, क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करी कि मैं आपको कितना भी पढ़ा दूँ, कितनी भी चीज़ें समझा दूँ। अब जैसे हम लोगों ने पहली चैप्टर पढ़ ली, उसमें लगभग 15 क्लासेस करे और आपका रिज़ल्ट शानदार रहा, आपने बड़ी ईमानदारी से सीखा। मुझे तो मज़ा आ गया कि आपने जो बातें सीखी ना, मुझे मज़ा आ गया। लेकिन मुझ में कमी है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और इतने दिनों के गैप की वजह से, लगभग 1 महीने का गैप हो गया। इस गैप की वजह से वो जो आपने सीखी थी ना और वो मैं अब सिखा रहा हूँ ना, इन दोनों में तालमेल कम बैठ रहा होगा आपके दिमाग में। तो आपसे एक गुज़ारिश है कि इस क्लास को देखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि पार्ट वाइज़ मेरे क्लास को एक बार रिवाइज़ कर लें। जब तक हम लोग एट्रीब्यूट्स खत्म करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन टॉपिक पे आएँगे, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप उन सभी क्लास को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, ताकि हम लोग शानदार तरीके से सीख पाएँ। और कुछ मेरे ऐसे लर्नर्स हैं, कुछ मेरे ऐसे भाई-बहन हैं, जो रुचि नहीं रख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है ये। अगर आपने इस तरीके से नहीं सीखा अंग्रेजी ना, तो मैं आपको इस बात का प्रॉमिस और गारंटी देता हूँ कि आप ज़िंदगी भर इस चीज़ से पीड़ित रहेंगे। आपकी अंग्रेजी हमेशा के लिए खराब रहेगी और आगे आने वाले समय में अंग्रेजी की वो भूमिका है, वो इम्पोर्टेंस है, आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं। जिस ढंग से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की विकास हो रहा है, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आपको पता है सारी टेक्नोलॉजी इंग्लिश बेस्ड है और आपको इंग्लिश आज एक ऐसी लैंग्वेज के रूप में सामने है आपके, जिसे आप ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं या आपकी सबसे ज़रूरी भाषा भी कह सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने स्टेट से बाहर हूँ और ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ की भाषा मुझे खुद समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता तो हो सकता है कि मैं यहाँ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। ये तो एक छोटा-सा काम हुआ, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के ज़िंदगी में सफलता, सब कुछ अंग्रेज़ी तय करेगी। तो ऐसा एक अपॉर्च्युनिटी कि अंग्रेज़ी ग्रामर्स को इस ढंग से नया तरीके से पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि भाई, आप इसे गँवाइए मत, मेरे साथ सीखिए। आपको अंग्रेज़ी का जो ये झंझट है ना, ये समस्या वो है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपकी इंग्लिश ग्रामर की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी भी दूसरे जगह, दूसरे तरीके से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। और मेरे पढ़ाने का ये तरीका है कि मैं कभी नियम को फ़ोकस करता ही नहीं। मैं समझ और अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। मैं कभी नियम पे फ़ोकस नहीं करता। इसलिए मेरी क्लासेस थोड़ी-सी डिफरेंट होती है और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को सीखने में। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा-सा मुझे पहले आपको बताना था, ताकि हमारी क्लासेस थोड़ी-सी स्मूथ हो जाए और मैं आपको सॉरी भी बोल दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, उनके अब हम एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटी यानी कि कैरेक्टर यानी कि गुण पे बात कर रहे होंगे।
अब थोड़ी देर के लिए मैं इसका इंट्रो दे देता हूँ आपको कि ये जो है ना एट्रीब्यूट्स दरअसल है क्या चीज़। ठीक है, अभी देखिए, कह रहा है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए सर्टेन क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उसकी अपनी जो है ना कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ तो गुण होंगे, है ना। कह रहा है दीज क्वालिटीज हेल्प अस आइडेंटिफाई, सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि हमारी क्लासेस कुछ दिनों तक केवल आइडेंटिफिकेशन पे होने वाली है, कि एक सेंटेंस में क्या है, कितना भी लंबा चौड़ा सेंटेंस हो, हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है। फिर जब हम नियम सीखते जाएंगे, फिर जब हम ग्रामर को और डीप में एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। जब तक आप चीज़ों को पहचानना नहीं सीखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए सर्टेन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपसे बोलूँ कि ये एवरीथिंग क्या है, आपको नहीं पता है। इन क्या है, आपको नहीं पता है। दिस क्या है, आपको नहीं पता है। अगर ये चीज़ें आपको पता होती चली जाए, एवरीथिंग क्या है, इन क्या है, दिस क्या है, वर्ल्ड क्या है, क्या है, सर्टेन क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, और क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी चीज़ें पता हो, इनके फंक्शन यानी इसके काम पता हो, है ना। तो इसके अलावा सेंटेंस में काम कहे, ये कौन से प्लेस को ऑक्युपाई किए हुए हैं, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी बातें आपको पता है, तो आपको अंग्रेजी सीखना एकदम आसान हो जाएगा 50%। मैं ये बोलता हूँ कि 50% अंग्रेजी ग्रामर वो है जिसमें आप केवल आइडेंटिफाई सीखते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को सीखते हैं। बाकी 50% वो है जो आप नियम वगैरह चीज़ें सीखते हैं और उनको उनके आधार पे आप सेंटेंस को बनाते हैं और समझते हैं। अंग्रेजी सीखना क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक सेंटेंस को ही सीखना है। अच्छा, सेंटेंस में की क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें वर्ड के आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये कौन से क्लास से आते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है, उनका काम क्या है, सेंटेंस में वो कौन सा स्थान को ऑक्युपाई यानी कि घेरे हुए हैं, किस स्थान पे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो क्वालिटीज़ होते हैं, ये जो गुण होते हैं, उनको आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और अंडरस्टैंड थिंग्स, मतलब कह रहा है कि हमें पहचान करने में, उनको क्लासीफाई यानी उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने में और उनसे संबंधित चीज़ों को सीखने में हमें मदद करते हैं। अब कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए वो कैरेक्टर क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि ये राइप मैंगो इज येलो, अगर एक पका हुआ आम है तो वो पीला होगा। गोल्ड क्या है, प्रेशस है, कीमती है। वाटर क्या है, लिक्विड है। आइस क्या है, सॉलिड है। ये सारी उनकी क्वालिटीज है। जैसे आप, अगर आप इंसान हैं तो आपकी क्वालिटी क्या होगी, दो आँख होंगे, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है कि एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि सिमिलरली, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने देखा कि इन चीज़ों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ठीक उसी तरह से वर्ड्स आल्सो पोसेस, पोसेस मतलब होता है धारण करना। कह रहा है कि शब्द भी धारण करते हैं कुछ ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि ग्रामर के कुछ गुण उनके पास भी होते हैं। अब कह रहा है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड। कह रहा है कि ये गुण जो है ना हमें मदद करते हैं समझने में कि व्हाट ए वर्ड इज। कह रहा है कि वो शब्द क्या है, कह रहा है कि ये कैसे बदले हुए हैं, है ना, और ये कैसे बिहेव करते हैं, है ना, और एक सेंटेंस में वो कौन सा काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने में हमें मदद करते हैं। अगर हम उनके क्वालिटीज़ को समझ लें तो हमें लगता है कि एक सेंटेंस में उनकी क्या काम है, उनका क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कह रहा है कि इन कैरेक्टरिस्टिक को अंग्रेजी में हम एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे आप, हमने अभी बात बताई कि ये आम जो है ना पीला है, येलो। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको अंग्रेजी ग्रामर में हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। हमें लगता है ये बात आपको समझ में कंप्लीटली आ चुका है कि हम एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एन एट्रीब्यूट। कह रहा है कि एट्रीब्यूट जो होता है एक ग्रामर की प्रॉपर्टी है। कह रहा है ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी है दैट बिलोंग्स टू ए वर्ड। कह रहा है कि सब, हर एक शब्द में, कोई भी शब्द हो अंग्रेजी का, जितना कुछ ये अंग्रेजी में यहाँ दिख रहा है ना, सारे शब्दों के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, सारे शब्दों की अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो कह रहा है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ग्रामर की वो प्रॉपर्टी है जो हर एक शब्द के साथ जुड़ी होती है। कह रहा है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्म और फंक्शनल पोजीशन।
कह रहा है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कौन सा है, मतलब कि ये क्लासीफाई कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये कौन से ग्रुप में शामिल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से ग्रुप में शामिल है। अच्छा, इसमें कैसे स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं, ये सारी बातें हमें बताता है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताता है कि इसका फंक्शनल पोजीशन क्या है, मतलब कार्य तो कर रहा है सेंटेंस में, लेकिन अगर हमें पता रहे कि इसकी एट्रीब्यूट क्या है तो हमें ये भी पता हो सकता है कि इसका फंक्शनल पोजीशन सेंटेंस में क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, राम प्लेज क्रिकेट। अभी एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है कि आप थोड़ा सा एट्रीब्यूट मैं बताता हूँ एक एक वर्ड का। राम क्या है, नाउन है, ठीक है। प्ले क्या है, वर्ब है, ठीक है। और क्रिकेट क्या है, ये भी नाउन है। अच्छा, हमको नाउन पता हो गया तो ये बात पता हो जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। नाउन पता है तो ये हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में पता हो गया। अब ये वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा। ये सारी बातें हमें धीरे धीरे पता लगनी शुरू हो जाती है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमें एट्रीब्यूट्स को क्यों सीखना है, हम एट्रीब्यूट्स क्यों सीखते हैं। अभी तक आपको किसी ग्रामरियन ने, किसी भी टीचर ने आपको ये समझाया नहीं होगा कि हमें एट्रीब्यूट सीखने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एट्रीब्यूट सीखना है तो सवाल ये उठना चाहिए कि हमें सीखना क्यों है, क्योंकि अभी तक लोगों ने सिखाया नहीं तो हम क्यों सीखें। तो कह रहा है कि हमें हर एक शब्द से जब हम जाते हैं तो वहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या उसका एक है, या मतलब जैसे मैंने लिखा वॉइस, तो हम इसे सवाल कर सकते हैं कि भैया ये एक है या अनेक है ना। तो इसमें मदद करती है। मेल फीमेल है, इसमें मदद हो जाती है। स्पीकर है या लिसनर है ना, इसमें मदद होती है। ये रिसीवर है, पास्ट प्रेजेंट में है, बहुत सारे अलग अलग स्तरों पे हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो कहता है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट ग्रामर की रक्षा करते हैं फ्रॉम बिकमिंग ए स्टेराइल स्टडी ऑफ आइसोलेटेड वोकैबुलरी लिस्ट। कह रहा है कि अगर हम एट्रीब्यूट्स को नहीं समझेंगे ना तो इसका मतलब है कि ग्रामर केवल वोकैब हो जाएगा। वोकैब समझते हैं आप, जैसे आप अभी वोकैब जो याद करते होंगे उसमें ऐसा लिखा होता होगा कि गुड, गुड माने अच्छा, बस खत्म, है ना। जबकि ये ऐसे याद करना एकदम नाहक और एकदम गलत बात है, ऐसे याद नहीं करना होता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, वोकैब भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना होता है। तो कह रहा है कि एक स्टेराइल स्टडी हो जाता है, मतलब कि एकदम आइसोलेटेड बात हो जाती है कि हम केवल वोकैब वोकैब पढ़ रहे होते हैं और इन वोकैब का हम कहाँ यूज़ करें इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे मैं आपको कह दूँ कि हंटर माने शिकारी होता है, ठीक है। अब हंटर माने शिकारी होता है, बस सिंपल सी एक बात है कि हंटर माने शिकारी हो जाता है। लेकिन अगर केवल इतनी ही बात आप सीख रहे हैं तो इसे सेंटेंस में कहाँ यूज़ करेंगे, और सेंटेंस में अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये सही है कि गलत है, इस बारे में आपको विचार करना हो तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि हंटर माने शिकारी होता ही ये क्या चीज़ है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो कह रहा है कि अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात ना करें तो जितने भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना वो ग्रामर में नहीं आएंगे, वो केवल वोकैब हो जाएंगे, है ना। वो भी स्टेराइल स्टडी ऑफ आइसोलेटेड वोकैबुलरी हो जाएगा, यानी कि मतलब एक ऐसा मतलब वोकैब हो जाएगा जिसका ग्रामर से दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। जबकि अंग्रेजी सीखना ऐसा होता नहीं है। अगर हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो हमको उसके भी एट्रीब्यूट्स वगैरह सीखने होते हैं ताकि हम उसके सेंटेंस में अच्छे से यूज कर पाए। समझ में आई बात। कह रहा है कि इन स्टडीज के बावजूद दे टर्न इनटू द डायनेमिक स्टडी ऑफ वर्ड बिहेवियर। कह रहा है कि अगर हम एट्रीब्यूट्स को सीख लेते हैं तो ये जो हम वोकैब वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, या हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक डायनेमिक स्टडी हो जाती है। डायनेमिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अध्ययन हो जाती है जिसमें हम हर एक शब्द के व्यवहार को समझ रहे होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी शब्दों को समझना ही है, सेंटेंस को समझना ही है। अगर आप शब्दों के एट्रीब्यूट्स यानी उसके व्यवहार बिहेवियर को समझ पा रहे होते हैं तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो कह रहा है कि अभी जो है ना एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये 2 तरह के होंगे। ठीक है, हालांकि होते तो 3-4 तरह के हैं, है ना, लेकिन हमको उनकी बातें नहीं करनी है। हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सेमांटिक होते हैं और भी चीज़ें होती हैं तो हमें उसकी मतलब क्या है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेक्सिकोग्राफिकल हो जाएगा तो उसको अवॉइड करते हैं। हम थोड़ा सा सिंपल सिंपल चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा क्या हो जाएगा फंक्शनल या सिंटैक्टिक। अब ये सिंटैक्टिक का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको समझा दूं, बाकी आगे भी उसको समझाना है। तो सिंटैक्टिक का मतलब, अच्छा ये कहीं देखने पढ़ने में ये सेंटेंस जैसा साउंड नहीं कर रहा,
या सेंटेंस जैसा लिखा भी तो है। तो एक मिनट रुकिए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस पेन में, हमें लगता है कि ब्लैक नहीं ब्लू ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक कहीं न कहीं सेंटेंस की तरह दिखता है, तो इसका मतलब भी वही है, वाक्य है ना। वाक्य में जैसे काम कर रहे होते हैं उसके आधार पे उनके एट्रीब्यूट्स बने होते हैं। या मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, आप देखिए मॉर्फ का मतलब ही होता है कि उसके फॉर्म को, उसके रूप को चेंज कर देना, बदल देना, ठीक है। तो जब हम किसी सेंटेंस के, किसी वर्ड के रूप को बदलते हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट प्राप्त कर लेता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब आपने देखा कि मॉर्फ शब्द आया है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कह रहा है ये वर्ड मॉर्फोलॉजी ओरिजिनेट फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक लिंग्विस्टिक रूट्स। कह रहा है कि रूट, ये अभी मैंने बताया कि अंग्रेजी के जो शब्द है ना वो अपने कम और दूसरे भाषा से ज़्यादा लिए गए हैं। अभी उनको समझ में आ गया आपको कि ये जो है ना मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। मॉर्फ का मतलब होता है रूप, फॉर्म, और ओलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जब हम किसी के रूप का अध्ययन करते हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा बॉय और फिर इसको मैंने कह दिया बॉयज, आई बात समझ में। अभी बॉय बॉयज में क्या अंतर है, इनके फॉर्म में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम इसके फॉर्म के चेंजिंग को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रामर के वो एट्रीब्यूट्स है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो एट्रीब्यूट्स है ना, जिनके रूप में परिवर्तन होने से हमें पता चल जाता है, ठीक है। जब उनके रूप में परिवर्तन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस तरह का एट्रीब्यूट से लोग लिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट इज ए ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। कह रहा है कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट है ना, वो ग्रामर की वो गुण है, वो क्वालिटी है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉय और फिर बॉयज़। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये बॉयज़ और बॉय, इन दोनों के एट्रीब्यूट अलग अलग होंगे, है ना, ये दोनों के एट्रीब्यूट अलग अलग होंगे। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके फॉर्म में चेंज हुआ है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूँ, मे बी ये डाला गया हो, हाँ डाला गया है, चलिए यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा मोर्फिम का क्या मतलब होता है। अब जैसे मोर्फिम जो होते हैं ना, मोर्फिम का मतलब क्या होता है। अच्छा अभी आप देखिए, ये तो पहले बाद में लगा हुआ है शब्दों के, लेकिन ये तो पहले लगा हुआ है। तो जो बाद में लगा हुआ है ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सफिक्स, है ना। पहले आ गया, बाद में आ गया। अब जो पहले लगा होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। फिक्स माने हमने लगाया, और प्री माने पहले, स माने ये जो है ना बाद में, है ना, और फिक्स माने हमने लगाया। तो कह रहा है कि ये जो बाद में लगा हुआ है उसको हम सफिक्स बोलेंगे, और जो पहले लगा हुआ उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। अच्छा ये जो दो चीज़ें हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, ये किसी शब्द के पहले या बाद में लग जाती हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स में परिवर्तन हो जाते हैं। अच्छा इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक वर्ड मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब होता है या तो वो प्रीफिक्स होता है या वो सफिक्स होता है जो शब्दों में अटैच होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। मॉर्फिम क्या है, कह रहा है कि मॉर्फिम जो है ना इसका मतलब यह है कि सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को मिला के हम मॉर्फिम बोलेंगे। अब जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ अनहैप्पी, अनहैप्पी में मॉर्फिम क्या है, अन, टीचर में क्या है ईआर, प्लेड में क्या है ईडी, ये सब मॉर्फिम दो तरह के होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख्य रूप से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को पढ़ने वाले हैं, मतलब जिनके वजह से शब्दों में परिवर्तन आते हैं, इनको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अच्छा चलिए एक बात मैं आपको समझाऊं कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अंग्रेजी ने अपने शब्दों को बनाने में बहुत कम ऊर्जा खर्च की। अच्छा एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि दुनिया की शायद ही कोई भाषा है जो पूर्ण रूप से सिंथेटिक है और पूर्ण रूप से एनालिटिकल है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि डिग्री यानी कि क्वांटिटी का अंतर होता है कि कोई चीज़ मतलब कितनी परसेंट है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि इंग्लिश एनालिटिकल लैंग्वेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजी पूरी की पूरी एनालिटिकल है।
इसमें थोड़ी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे शब्दों में परिवर्तन नहीं किए जा रहे हैं, नए शब्द नहीं बनाए जा रहे हैं। नए शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या, इनकी मात्रा बहुत ही कम है। तो आप ये समझिए कि अभी जिस हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, बस इतना ही है जो अंग्रेजी में चेंज होता है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि शब्दों को बदलने का जो तरीका है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शन उतना ही है जितना हम अभी मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट में कवर करने वाले हैं। फिर से मैं बताऊं आपको, मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनके फॉर्म में चेंज होने से उनकी क्वालिटी में भी परिवर्तन हो जाते हैं। फिर से समझिए, उनके फॉर्म में, यानी कि उसमें कुछ जोड़ घटा के जो फॉर्म बनाया जाता है, उसके फॉर्म में चेंज होने की वजह से उनकी क्वालिटी यानी एट्रीब्यूट में भी परिवर्तन आते हैं, और जिन एट्रीब्यूट में परिवर्तन आ जाते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम उन मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट की बात करने वाले हैं जिनमें हम कुछ चेंज करते हैं तो उनके क्वालिटी में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 होते हैं। और ये कौन कौन है, जैसे नंबर है, जेंडर है, पर्सन है, टेंस है, डिग्री है, एस्पेक्ट है, वॉइस है, मूड है, ये है। अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इन सभी को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पूरे को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ को ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। पूरे को भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे टेंस है, इनको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे डिग्री है, हमको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, लेकिन हाँ जानकारी भर की बातें हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को हम वहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नंबर। आपको पता है कि नंबर जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों नंबर जानना ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम नंबर नहीं जानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना तो हम उसके अनुसार एडजेक्टिव यूज कर पाएंगे, ना तो उसके अनुसार हम वर्ब यूज कर पाएंगे। तो हमें नंबर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और नंबर भी एक तरह का एट्रीब्यूट है जो नाउन, प्रोनाउन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम एट्रीब्यूट को सीख लेंगे, जब हम मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक या फंक्शनल एट्रीब्यूट को अच्छे से सीख लेंगे, तब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि ये एट्रीब्यूट हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। ठीक है, तो नंबर भी शब्दों का एक एट्रीब्यूट होता है, अंग्रेजी के शब्दों का एक एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, नंबर के एट्रीब्यूट हम कैसे पता कर लेते हैं? हम उसके कई बार तो फॉर्म देख करके ही पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ बॉय और ये लिखा हुआ बॉयज, आपने फॉर्म देखा, आपको पता है कि बॉय जो है ना ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो ये इसका अलग एट्रीब्यूट है। क्लियर? गर्ल सिंगुलर है, ये इसका एट्रीब्यूट है, और गर्ल्स प्लूरल है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि नंबर भी एक तरह का एट्रीब्यूट होता है। कौन से एट्रीब्यूट में आता है? ये मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट में आता है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसमें हम कुछ जोड़ घटा के उसके शब्दों को डिफॉर्म करके, शब्दों को बदल करके, शब्दों के रूप को बदल करके, शब्दों के फॉर्म को बदल करके हम उसके एट्रीब्यूट को दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ट्री माने पेड़ होता है, लेकिन बहुत सारे पेड़ कहने की इच्छा हुई मेरी, और ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई मुझे बहुत सारे पेड़ बोलने हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? तो उसके फॉर्म में चेंज ला के बोलेंगे। अच्छा, आपको कहीं ट्रीज लिखा हुआ है तो आपको तो ऐसा पता नहीं चल रहा होगा कि एक ही पेड़ है, नहीं, क्योंकि ट्रीज है, आपको पता चल गया कि नहीं इसके एट्रीब्यूट तो प्लुरल है, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं भैया। अच्छा, ये इतनी छोटी छोटी बातें। लेकिन कई बार होता है ना ग्रामर में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी, है ना, हमको पता ही नहीं चल पाता कि ये भैया सिंगुलर है या प्लुरल है। ऐसे समय के लिए ये एट्रीब्यूट हमें बहुत काम आते हैं। और इंग्लिश जो आप एग्ज़ाम के लिए सीख रहे हैं, उसमें नंबर तो मतलब क्या ही बताएं, प्रो लेवल का है। इसके क्वेश्चंस इतने शानदार बनते हैं। अगर मान लीजिए कि या फिल इन द ब्लैंक्स हो या कॉमन एरर के क्वेश्चंस हो, उनमें आप देखोगे कि अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो 10 से 12 क्वेश्चंस केवल इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, नंबर पे। कितना छोटी सी बात है,
लेकिन इस पे होते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस। तो बड़ी शानदार चीज़ है, बड़ा इजीली हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ कि ये भी एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको शब्दों को जोड़ घटा के बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जेंडर। ठीक है, कितने तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। हमें यहाँ आपको सिखाऊंगा नहीं कि कौन जेंडर क्या होता है और उसका क्या होता है, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, मोटी मोटी बात मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं इसको डीप में नहीं ले जा रहा। आप ये बोलेंगे कि भैया आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें, मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन डीप में पढ़ाऊंगा। तो वो एक एक चीज़ें हम लोग कल से सीखना शुरू करेंगे। जब मोर्फोलॉजिकल खत्म हो जाएगा तब सिंथेटिक सीखेंगे, अब जब सिंथेटिक खत्म हो जाएगा तब हम सेंटेंस सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। मज़ा आ जाएगा, एकदम धुरंधर बन जाओगे। हो सकता है ये क्लास आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको लगे कि यार मतलब उतनी समझ में नहीं आई, लेकिन आपको एक बात अगर समझ में आ गई हो कि जेंडर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल है, यानी कि जेंडर को हम पहचानते कैसे हैं, उसके फॉर्म में चेंज हो जाता होगा तो हम पहचान लेते हैं। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ये क्लास मेरा सफल रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो ये मेरा क्लास सफल है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है मैन। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि हाँ भाई ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो अब इसके लिए आप जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एडजेक्टिव यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं हर एडजेक्टिव यूज कर सकता हूँ? आप बोलेंगे नहीं भैया आप नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एट्रीब्यूट अलग अलग है। हर का एट्रीब्यूट जो है वो फेमिनिन है, ठीक है, और मैन का एट्रीब्यूट जो है मैस्कुलिन है। यही तो है, यही सिखा रहा हूँ मैं आपको, यही सिखा रहा हूँ। हर चीज़ के एट्रीब्यूट को मैच करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी ये स्टूडेंट है ना, तो आप तो इसे कॉमन जेंडर बोलोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स। मतलब बायोलॉजिकल सेक्स का ये मतलब होता है कि ये स्टूडेंट, ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते हैं कि ये क्या है ना। ये इनसे ऊपर होता है स्टूडेंट जो है ना, ये मतलब लड़का लड़की बायोलॉजिकल सेक्स से ऊपर होता है, ये ऊपर की चीज़ है। तो ये कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब इसके साथ अगर आपको कुछ यूज करना है ना, कोई सा एडजेक्टिव यूज करनी है तो कौन सा, हीज यूज करोगे, हर यूज करोगे? आई बात समझ में, कैसे यूज करोगे? तो ये एट्रीब्यूट हमें जानना होता है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे न्यूटर जेंडर टेबल है, अब इसके लिए कोई एडजेक्टिव यूज करनी है तो क्या यूज करोगे, है ना, इट्स यूज करोगे। आई बात समझ में। तो हमें इसको भी टिप में जानना होता है, बहुत जरूरी चीज होता है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन। अब पर्सन को आप ऐसे समझिए कि जब हम सेंटेंस को यूज कर रहे होते हैं तो सेंटेंस में मात्र 3 ही चीजें होती हैं। या तो बोलने वाला होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आई एम ए लेटर, सॉरी आई एम ए टीचर, वहाँ लेटर लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो आई एम ए टीचर, तो मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ए टीचर, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला स्पीकर। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ना, जो भी लोग बोलते हैं है ना, तो वो लोग क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। जो भी लोग सुनते हैं वो होते हैं सेकंड पर्सन, और जो भी जिसके बारे में बातचीत हो रही होती है वो थर्ड पर्सन। मैं आपको केवल इतना समझा रहा हूँ कि ये होते हैं। आपको लग रहा होगा भैया इस पे तो कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते होंगे। विश्वास करो मेरे भाई, विश्वास करो, मैं जब आपको क्वेश्चंस बताऊंगा मजा आएगा एकदम शानदार। ठीक है, इसके तो इतने शानदार क्वेश्चन होते हैं, 201 1 2 3 इतने शानदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, है ना, कि मजा आ जाता है। ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस में आई है, यू है, ही है, सी है, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि इसके जैसे मान लीजिए आई है ना, तो आई के एट्रीब्यूट क्या है, तो आप बोलोगे कि नहीं भैया ये फर्स्ट पर्सन है। यू के एट्रीब्यूट क्या है, तो ये सेकंड पर्सन है। अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अभी तो आपको ये बात थोड़ी सी आपको ऐसे लग रही होगी, लेकिन जब आप बड़ी राइटिंग करेंगे या जब नरेशन पढ़ेंगे, है ना, नरेशन पढ़ेंगे, तो ये बात आपको बड़ी तमीज से समझना होता है कि हम कौन से पर्सन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम सेंटेंस में बहुत सारे, जैसे आई भी लिखा हुआ है, यू भी लिखा हुआ है, और राम या ही भी लिखा हुआ है, ही भी लिखा हुआ है, तो हमको अरेंज करना होता है, हम कैसे अरेंज करें इनको। ठीक है, पहले आई को रखें, यू को रखें, ही को रखें, या पहले ही को रखें, है ना, यू को रखें, आई को रखें, पता नहीं चलता है कैसे अरेंज करना है ना। तो ये चीज़ें जाननी जरूरी होती है। इसके लिए हम पर्सन को भी पढ़ लेते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है। अगला एट्रीब्यूट है केस। केस माने क्या, कारक। ठीक है, कितने तरह के केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, देखिए
हर एक, जैसे मान लीजिए एक मैं बताता हूँ ही एक प्रोनाउन है ना, और इसका हिम भी एक प्रोनाउन है। अब आप बताइए कि दोनों में क्या अंतर है? तो आप बोलोगे भैया ये ना नॉमिनेटिव केस है और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चल गया? अगर आपको ये बात पता है तो एक बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि हिम प्लेज क्रिकेट, हिम प्लेज क्रिकेट, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे नहीं भैया ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिम को आपने एज ए सब्जेक्ट यूज किया और ये तो इसका एट्रीब्यूट तो ऑब्जेक्टिव है। अगर इसका एट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, न कि सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो नॉमिनेटिव एट्रीब्यूट वाले को लेना पड़ेगा, तो हमने लिखा ही। क्यों? क्योंकि इसका एट्रीब्यूट नॉमिनेटिव है। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 4 तरह के केस होते हैं, इनको भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, है ना, कि इनका यूज़ क्या होता है, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि हम एडवर्ब या एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को जांच रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो राम नाम का लड़का है ये लंबा है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि एक चींटी से लंबा है ना, मैं कहूँ कि एक बकरी से लंबा है ना, तो हमें ये दिखना होता है, हमें बताना होता है कि मतलब लंबा है तो वो मतलब उसकी कंपैरिजन क्या है, वो उसकी लंबाई की डिग्री क्या है, वो बहुत लंबा है, कम लंबा है, कैसा है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मैं अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ भाई, तो अब यही अच्छाई, यही यही अच्छाई, जैसे मैं अच्छा लिखता हूँ, कितना अच्छा लिखता हूँ, तो किसी भी चीज़ की अच्छाई को जब हम ये नापने पे आते हैं ना कि वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है ना, तो उसी को हम बोल देते हैं डिग्री। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने कहा कि ये सारे, अभी तक हमने क्या पढ़े, जो भी हमने एट्रीब्यूट पढ़े के नंबर, पर्सन, केस, जेंडर, ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़े, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट। मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मतलब ये हमें उन चीज़ों को दिखाने के लिए उनके फॉर्म में चेंज करना होता है। आई बात समझ में? तो अब जैसे मैं कहूँ कि टॉल, टॉल को हमने कुछ चेंज करके बनाया टॉलर, फिर उसको कुछ चेंज करके बनाया टॉलेस्ट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर लिख दिया गया है टॉलर, है ना, जैसे मैं लिख दूँ राम इज टॉलर, राम इज टॉलर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे भैया ये तो टॉलर है, ये कंपेरेटिव एट्रीब्यूट है इसका। अच्छा, कंपेरेटिव एट्रीब्यूट है तो क्या मतलब है कि जब भी हम कंपेरेटिव लिखते हैं तो हमें दूसरा एलिमेंट तो देना पड़ेगा ना जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर से समझिए, मैं केवल कह दूं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कह दूं बेहतर हूँ, किन से बेहतर हूँ भाई? ये बताना तो ज़रूरी है ना कि मैं एक बकरी से बेहतर हूँ, एक पेड़ से बेहतर हूँ, या एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे बेहतर हूँ, या मोहन से बेहतर हूँ, या तुमसे बेहतर हूँ, या उनसे बेहतर हूँ, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो यही बात होती है कि जब उसके फॉर्म से हम उसके एट्रीब्यूट को पहचान लेते हैं तो हमें उसको यूज करना, उसके बिहेवियर को समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग अभी जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, हम यही पढ़ रहे हैं कि उसके फॉर्म में परिवर्तन होने लगते हैं। अच्छा, इसी फॉर्म में परिवर्तन होने की वजह से ही हमें पता चल जाता है इनका इस्तेमाल कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट, यानी कि किसी भी शब्द के फॉर्म में जो चेंज होगा उसको हमें पहचानना है ना। इसको भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखते हैं टेंस। ये तो सबको पता है कि ता है, ती है, तू है, था है, थी है, इतना तो पढ़े ही होंगे तुम लोग। टेंस ऐसी बात नहीं है, टेंस ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। बड़ी शानदार चीज़ है। 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, और हमें कैसे पता चलते हैं? देखिए इस वर्ब के फॉर्म को देखिए, वर्ब के फॉर्म को देखिए। जैसे आप वर्ब के फॉर्म को देखते हैं आपको पता चल जाता है ना। कैसे पता चल रहा है? फॉर्म को देख करके। अच्छा, फॉर्म को देख करके पता चल रहा हो जिस गुण को, उस गुण को हम क्या बोलते हैं बताइए? मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। यही तो हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अगला है वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉइस है, ग्रामर का वॉइस अलग होता है ना। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, इसको भी हम लोग डीप में सीखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, कैसे पता चलता है हमको? आप जैसे इस फॉर्म को देखिए और इस फॉर्म को देखिए, आपको पता चल रहा हो अरे ये तो एक्टिव है और ये तो पैसिव है। तो जिस गुण को केवल शब्दों को देख कर पता करके बताया जा सके कि इसमें ये गुण है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। यानी आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारी इशारा किस तरफ से है।
और ये वीडियो केवल इशारा के लिए है ना। और चूँकि आगे वाली वीडियोज़ में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम आगे क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। इस वजह से ये क्लासेस थोड़ी-सी शॉर्ट है और थोड़ा-सा मैंने इस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगला चीज़ है हमारा वर्ब फॉर्म्स। अब वर्ब फॉर्म्स क्या है? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? जैसे राइट क्या लिखा हुआ है? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। एक्चुअली आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये बेस फॉर्म है ना? ये क्या है? पास्ट सिंपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरंड बोलते हैं, है ना? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो कह रहा है कि हम वर्ब को देख के उनकी एट्रीब्यूट बता रहे हैं। मैंने कहा कि कहीं लिखा हुआ है रिटन, इसका क्या मतलब है? इसका क्या एट्रीब्यूट है? तो आप कहे भैया ये तो पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है ना? तो अब पास्ट पार्टिसिपल है तो कहाँ यूज़ करेंगे? उसका अलग नियम है। तो अगर आप इसके फॉर्म को देख करके आपने इसके गुण को बता दिया कि इसका एट्रीब्यूट पार्ट पार्टिसिपल है, इसका एट्रीब्यूट पार्ट सिंपल है, तो आपने ये बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ना केवल फॉर्म को देख करके, तो आप क्या बता रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। यानी हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया है। आपकी ये बात समझ में आ गई है कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है शब्दों के गुण, और शब्दों के गुण 2 तरह के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक या फंक्शनल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जिनमें शब्दों के रूप में, शब्दों के फॉर्म में परिवर्तन होने से हमें उसके एट्रीब्यूट्स दिख जाएं। अगर हम उनके रूप में परिवर्तन से एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हम मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पहचान पा रहे हैं। और जैसे आप मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पहचानेंगे तो उसका सही जगह प्रयोग कर लेंगे, है ना? और आपको ये समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है और हमें इसे सही जगह पे कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, हमें लगता है इस वीडियो का अंत यही है। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इसको सीखेंगे। अच्छा, आपसे मेरी शिकायत हमेशा ये बनी रहती है कि जैसे इस क्लास में कोई आपके लिए होमवर्क नहीं है, क्योंकि ये कि क्लास केवल इन्फॉर्मेशन के लिए था। इसमें कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, चीज़ों को केवल समझने की कोशिश करें, इसलिए कोई होमवर्क नहीं है। लेकिन आगे क्लासेस में पुनः होमवर्क शुरू रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमेशा मेरी शिकायत ये रही है आप लोगों से कि आप लोग पढ़ते तो हैं, आप लोग वीडियोज में मेरी देखते हैं, आपको समझ में भी आता होगा चीज़ें, लेकिन एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक विद्यार्थी का अपना निजी कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो सवाल पूछे। कैसे सवाल? वो सवाल जो उसके दिमाग में चल रहे हैं चीज़ों को समझने से लेकर के कि आखिर ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। विद्यार्थी का मतलब ही होता है क्यूरियस होना, है ना? जिज्ञासु होना चीज़ों को समझने के प्रति, चीज़ों को देखो, रट करके आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप नहीं निकाल पाएँगे, ये मेरा दावा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मैं एक नहीं 4-4 सिलेक्शन ले चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि आप रट करके कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई नहीं होती है, उनकी तैयारी होती है। तो तैयारी का मतलब कुछ और होता है और पढ़ाई का मतलब कुछ और होता है। 10वीं तक, 12वीं तक आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी कई स्तरों पे होती है। तो जब आपको नई चीज़ें समझ में आती है, नई चीज़ें आपको बताई जाती है, तो हो सकता हो नई चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में बैठी हुई पुरानी चीज़ों से टकराती है, और हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि पुरानी चीज़ें, है ना, पुरानी चीज़ें और नई चीज़ों के बीच कहीं न कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तो वहीं से सवाल उत्पन्न होते हैं, वहीं से हमें पूछने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको फिर एक बार बोलता हूँ कि आपके दिमाग में कैसे भी उल-जुलूल कितनी भी घटिया तरह की क्वेश्चन, भले ही आपके दिमाग में वो लगे कि ये बहुत ही घटिया है, लेकिन एज़ ए टीचर, है ना, एज़ ए आपका भैया, हमको ये समझ में आता है कि आपके कितने भी उल-जुलूल के सवाल हैं, वो हमेशा देखिए, क्या होता है कि अगर आपके सवाल अनआंसर्ड हो जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में चल रहे सवाल आप किसी से पूछते तक नहीं हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है, तो बुनियाद में ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि आप एक महल बना रहे हैं, महल के बुनियाद में ही आप इतनी माने उल-जुलूल इतने ख़राब तरीके से ईंट लगा दिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कमज़ोर हो गया, तो फिर वो महल की बुनियाद ही हिल जाएगी, वो कभी भी गिर सकता है। इसीलिए जब भी आप नई चीज़ों को सीखते हैं
तो आपके मन में संशय उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन होता है, चीज़ें मुश्किल लगती है। तो जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो, चाहे वो कैसी भी तरह की चीज़ें हों, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके लिए भले ही लगे कि पूछने पे मतलब हो सकता है कि लोग शर्माएँ, तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप ग्रुप में हो। मैं तो यही कहूँगा कि आपको कितने भी सिली डाउट्स हों, वो आप ग्रुप में ही पूछिए। अगर फिर भी आपको वहाँ भी पूछने से शर्म आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पे आप मैसेज करें। मैं आपको एक छोटे से छोटे कन्फ्यूज़न का, डाउट का मैं समाधान करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा बोलने का अंदाज़ है, मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद आएगा, है ना? और चीज़ें और स्मूथ होने वाली है। बहुत मज़ा आ रहा है हमें भी पढ़ाने में, और उम्मीद है आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। नमस्कार।